नमस्कार। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए हम आपके सामने आए हैं। आपको पता ही है कि अभी भी सीजेबी का बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हमारे इंडिया में हो चुका है। इस पर एक वीडियो हमने इसके पहले बनाया था। उस वीडियो में हमने जो प्रॉब्लम शुरू है एजुकेशन सिस्टम में उस पर चर्चा की थी, सॉल्यूशन भी बताए थे। और सीजेबी एक प्रोपेगेंडा गैंग है, वो किस तरह स्टूडेंट का यूज कर रहे हैं और उसमें देश का कितना बड़ा नुकसान है हमने आपको उस वीडियो में बताया। अभी एक नया आंदोलन हमारे यहाँ शुरू हुआ है कि रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। उस पर भी हम आज चर्चा करने वाले हैं और उस पर चर्चा करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीजेबी की प्रोटेस्ट के बाद युवाओं में सीजेबी के बारे में जो भी घृणा थी, उन लोगों ने ये प्रोटेस्ट चलाया है, क्योंकि सीजेबी ने ऐसा कुछ नहीं किया जो एजुकेशन सिस्टम में बदलाव उन्होंने लाया। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने सिर्फ एक प्रोपेगेंडा चलाया और कुछ बातें ऐसी की जिसमें वो हाईलाइट में रह सके, बस उतना ही किया उन्होंने। पर हे रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन अभी शुरू हुआ है, उसको भी अच्छा प्रतिसाद हमारे इंडिया में युवाओं से मिल रहा है और मिलना भी चाहिए। रिजर्वेशन एक ऐसा विषय है जिस पर अभी हमें चर्चा करनी चाहिए। सरकार को उस पर कुछ तो भी उपाय योजना उस पर करनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा इशू है और उस पर सरकार सॉल्यूशन ढूंढे। क्योंकि अगर हमें आरक्षण के विषय में, मतलब रिजर्वेशन के विषय में अगर कुछ यहाँ समझना है तो हमें बहुत पहले से उसका स्टडी करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि रिजर्वेशन आया कहाँ से, कि सरकार ने रिजर्वेशन दिया क्यों। तो इसका जो लिंक है वो वैदिक काल से शुरू होता है, जहाँ उस काल में 4 वर्ण थे। 4 वर्णों में जो लोग आते थे वो अपना अपना काम करते थे। ऐसे नहीं कि कोई वर्ण के लोग किसी को कुछ भी कहेंगे, एक साथ बैठेंगे, नहीं, वैसा नहीं। 4 वर्णों से समाज बना था। समाज में एक दूसरे को लोग पूछते थे, काम करते थे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के नीड्स फुलफिल करते थे। ऐसा उस टाइम पे चलता था। वहाँ उस टाइम जातियाँ नहीं थी। सबसे पहले 4 वर्ण थे। उसमें जो ब्राह्मण वर्ण था उसमें प्रिस्ट थे, टीचर्स थे, स्कॉलर्स थे, मतलब जो सिखा सकते, जो अच्छे विचार रखते थे, जो सुझाव दे सकते थे, ऐसे लोग आते थे। उनके पास लोग सुझाव ढूंढने के लिए जाते थे, ऐसे लोग थे। उसके बाद जो क्षत्रिय वर्ण था उसमें तुम्हारे रूलर्स, गवर्नर्स और वॉरियर्स थे, जो लड़ते थे देश के लिए, रक्षा करते थे अपने प्रजा की, ऐसे लोग थे। जो देश को चलाते थे, ऐसे लोग थे। उसके बाद वैश्य थे। वैश्य वर्ण में तुम्हारे फार्मर्स, मर्चेंट्स और ट्रेडर्स थे, जो सर्विस प्रोवाइड करते थे, मतलब वो सर्विस देते थे, जो व्यापार करते थे, लोगों के नीड्स फुलफिल करते थे। उसके बाद शूद्र थे, जो लेबर्स थे, सर्विस प्रोवाइडर्स थे। ऐसा जो 4 वर्ण थे, 4 वर्णों से समाज बनता था और उस समाज में हर एक को अपनी जिम्मेदारी पता थी और उस जिम्मेदारी से वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करते थे। सबको अपने अपने लिमिटेशंस पता थी। कोई ऐसा नहीं कि मेरे पे अत्याचार हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ऐसा कुछ नहीं था। हर एक को लिमिटेशंस पता थी, हर एक को अपना अपना काम पता था और हर एक काम करता था। उसके अलावा एक और वर्ण था जिसे हमारे धर्मशास्त्र में चांडाल कहा गया है। जो लोग जंगलों में रहते थे और जंगल में रह के लोग उनसे डरते थे, क्योंकि ये कौन सा काम करते थे? चोरी करना, लूटना, मारना। और उस टाइम के जो बड़े बड़े लोग थे जिनके पास बहुत सारा धन था, पैसा था, वो लोग इनका यूज़ करते थे अच्छे काम के लिए भी और बुरे काम के लिए भी। और ये लोग पैसे के लिए ये सब काम करते थे, ये जंगल में रहते थे बाहर। इसी तरह वैदिक काल में सब चल रहा था और आगे जाते पीढ़ी दर पीढ़ी वही काम करने की वजह से लोगों ने खुद की जातियां बना ली उसी काम के हिसाब से।
अगर कोई माली है तो माली का काम करता है, वो माली हो गया। कोई कपड़े सिलने का काम करता है तो वो सिंपी हो गया। कोई खेती करता है तो वो कुंभी हो गया। इस तरह तब लोगों ने अपने काम के हिसाब से खुद की जातियाँ बना ली। वो वैदिक काल में नहीं था, ये उसके बाद में हुआ। और पिछले 2000 साल में यही हुआ है भारत में। लोगों ने अपनी जाति बना ली, और जाति बना ली। अब उन्होंने खुद पर लिमिटेशंस ला दिए कि हम यही कर सकते, हम यही करना चाहिए। इसलिए जो लोग पढ़ते थे वो पढ़ते चले गए, जो लोग काम करते थे वो काम करते चले गए। और इसी वजह से कुछ जातियां बिछड़ गई, कुछ जातियां आगे चली गई। फिर मैंने एक आपको वर्ण बताया था, जो जंगलों में रहता था वो भी समाज में आने लगा, पर उनकी काम की वजह से लोग उनसे दूरी बनाकर रखते थे, उनसे डरते थे। पर उस वक्त का ये मोटिव वो लोग ही समझे। पर हम अभी बात करेंगे तो उस वक्त का मोटिव उस लोगों का बहुत गलत था। अगर उन्होंने उनको अपनाया होता, अगर आप किसी को अच्छा ट्रीट करेंगे तो अच्छा ही हमसे ट्रीट करेगा। पर कुछ लोगों ने खुद की जाति बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ दिखाने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करके ये सब भ्रम सब जातियों में फैलाया कि हम बहुत ऊंची जाति के, हमारे पास ज्ञान है, हम आपको कंट्रोल कर सकते हैं। ये सिर्फ खुद की जाति के लिए बड़ा दिखाने के लिए उस टाइम पे उन लोगों ने किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो पिछड़े हुए लोग थे उन्होंने सोच लिया कि ये लोग कह रहे वही सही है, हमारे अधिकार लिमिटेड है। और वो डिसाइड कौन करेंगे, जिनके पास ज्ञान है वो। और जिनके पास ज्ञान है वो खुद को श्रेष्ठ दिखाने के लिए काम कर रहे थे, ऐसा काम कर रहे थे जिससे वो श्रेष्ठ दिखे। इसलिए जो पिछड़े हुए थे वो पिछड़ते चले गए, और जो आगे जा रहे थे आगे जाते चले गए। इसलिए जाति जाति में बहुत बड़ी जो कहते हम दरी निर्माण हो गई। जो आगे चला गया वो आगे चला गया, जिसके बाद ज्ञान है वो ज्ञान है, जो काम करता है काम करता चला गया, जो नौकर है वो नौकरी करता ही चला गया। इस तरह ये व्यवस्था बन गई। अभी स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, तो स्वतंत्रता के बाद हर एक समाज को मुख्य प्रवाह में लाने के लिए आरक्षण का प्रावधान रखा गया। जितनी भी जातियां थी, अब भारत में जातियां बहुत सी है, हर एक की भाषा अलग, उसकी रूढ़ी परंपरा अलग, सब अलग। पर ऐसा नहीं कि कोई किसी के साथ बैठेगा नहीं, बोलेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोगों ने बहुत सारा भ्रम फैलाया है। हर एक को लिमिटेशंस अपनी पता थी, अपने लिमिटेशंस के अनुसार वो काम करता था। ऐसा कुछ अत्याचार हुआ, ऐसा कुछ हमारे यहाँ हुआ नहीं। सिर्फ कुछ लोगों ने श्रेष्ठ दिखाने के लिए पिछड़े हुए लोगों को पर लिमिटेशंस उन्हें लगा दी, क्योंकि उनको जो पिछड़े हुए लोग उनको धर्म का ज्ञान नहीं था। इनको था तो इन्हें उसका गलत इस्तेमाल करे, उन पर लिमिटेशन लगाए। पर बहुत सारा अत्याचार किया, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अत्याचार किसने किया, जो परकीय आक्रमण हमारे यहाँ आए थे उन्होंने बहुत सारा अत्याचार हमारे लोगों पर किया, और वहाँ उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। ऊंची जात वाले लोगों को भी नहीं, निचली जात वाले लोगों को, मतलब बिछड़े हुए लोगों को भी नहीं, जो आगे निकल गए उनको भी नहीं। ठीक है, तो समाज सब जातियों को मुख्य प्रवाह में लाने के लिए हमारी स्वतंत्रता के बाद आरक्षण का प्रावधान रखा गया। उसमें 4 कैटेगरी तैयार की। जातियां तो बहुत थी, फिर 4 कैटेगरी, मतलब SC ST OBC और तुम अपनी जनरल। SC में उन्होंने रखा जिनको सामाजिक घृणा का सामना करना पड़ा, उनको उन्होंने SC पे रखा, जिसे हम दलित कहते हैं। अभी ST में जो ट्राइबल कम्युनिटीज थी उनको रखा। OBC में जो सोशली और एजुकेशनली डिसएडवांटेज का सामना जिनको करना पड़ा था उनको रखा, और जनरल में जो बाकी बची हुई जातियां थी उनको रखा। उसमें भी एक और
कैटेगरी EWS नाम की आई, जिसमें SC ST OBC में जो जातियाँ हैं वो नहीं आ सकती, और जिनकी सैलरी मतलब वार्षिक सैलरी 8 लाख से नीचे हो, जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, उनको वहाँ रखा गया। सिर्फ वो जनरल में होना चाहिए, SC ST OBC में नहीं होना चाहिए। इसी तरह हर एक जाति को हर एक कैटेगरी में रखा गया। उसका मोटिव एक ही था कि सब जातियाँ मुख्य प्रवाह में आ सके, और तब हे डिसाइड किया गया कि हे जो प्रावधान है जो आरक्षण का, वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 और 30 साल तक चले, लोग स्टेबल हो जाए, उसके बाद बंद कर देगा। पर हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टियों ने उस पर राजकारण किया। जो सही में रिजर्वेशन के जो रिजर्वेशन ले रहे थे वो स्टेबल हो गए, पर उनको रिजर्वेशन छोड़ना नहीं है, ऐसे भी कुछ लोग हैं। अब मैं कह ही नहीं रहा कि हमारे यहाँ अभी भी रिजर्वेशन की कोई ज़रूरत नहीं, निकाल दो, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जो सही में पिछड़े अभी भी है, बहुत पिछड़े हुए हैं, जिसमें आदिवासी हो गए। सही में वो लोगों को अभी भी आरक्षण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैं उन लोगों में रह चुका हूँ। मैं एक टीचर हूँ, मैंने उनको पढ़ाया है। उन लोगों को सही में जिस एटमॉस्फेयर से वो आते हैं, जैसी उनकी बौद्धिक क्षमता होती है, मानसिक क्षमता होती है, उसके हिसाब से उनको अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आरक्षण की। इसलिए आप बोलेंगे कि आरक्षण हटा दो, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हमें हर एक को मुख्य प्रवाह में लाना है। फिर आरक्षण हटाओ किन लोगों के लिए, ये भी एक प्रश्न है। तो आरक्षण हमें उन लोगों के लिए हटाना है जो अभी फाइनेंशियली स्टेबल हो गए हैं, जो मुख्य प्रवाह में आ चुके हैं। और बहुत से ऐसे जातियां हैं जो उस टाइम पिछड़ी थी, पर वो अभी 75 साल में इतनी आगे निकल गई, इतनी स्टेबल हो गई, उनको अभी जरूरत नहीं। फिर हम उस पर क्या सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है, और करना भी चाहिए। सरकार पे उस पर सोल्यूशन ढूंढना ही चाहिए, और ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हम इसी वजह से कहीं तो भी पीछे रह रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि आरक्षण अभी हम बंद नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ लोग, कुछ जातियां ऐसे जो खरे सही में पिछड़ी हुए, पर उनको हम स्पेशल कैटेगरी में डाल सकते हैं। फिर सरकार को क्या करना पड़ेगा, परीक्षण करना पड़ेगा, उनको परीक्षण करना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, जांच करनी पड़ेगी सही में कौन सा वर्ग अभी भी पीछे है, कौन से लोग ज़्यादा आगे निकल गए, जो स्टेबल हो चुके हैं, वो काम करना पड़ेगा। जैसा आप SIR कर रहे हो, जैसे आप जनगणना कर रहे हो, वैसे आरक्षण का भी आप कर सकते हो। आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, सर्वे आपको करना होगा, और उसमें कुछ बुराई भी नहीं है, क्योंकि दो चीज़ें उनमें अभी आरक्षण हमें निकालना पड़ेगा। सिर्फ में जो बिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए आरक्षण रहना चाहिए, क्योंकि उनको मुख्य प्रवाह में लाना है। क्योंकि ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक आपकी शिक्षा हो गई और एक आपकी नौकरी हो गई। शिक्षा और नौकरी में अभी हमें गुणवत्ता के आधार पर यहाँ आगे बढ़ने का में लोगों को प्रोत्साहन देना होगा। सही में बहुत ज़रूरत है। सही में अभी भी बहुत सारे लोग, बच्चे ऐसे सुसाइड कर लेते हैं कि रिजर्वेशन का फ़ायदा उनको नहीं मिलने की वजह से उनसे कम मार्क्स लाने वाले बच्चे उनसे आगे चले जाते हैं। वो इतनी मेहनत करता है, पर वो जनरल कैटेगरी में है, ओपन कैटेगरी में है, इसलिए उसे रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा, उसको शिक्षा और नौकरी में प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। फिर ऐसा बच्चा डिप्रेशन में जाके सुसाइड कर लेगा। और ये बात होती है, घट रही है। अभी इस पे हमें कुछ तो भी सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। अभी भी भारत विकसित क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी हम आरक्षण के उस फंदे में अटके हुए हैं। और यही कारण है, सही में बता रहा हूँ, यही कारण है कि
आज हम 75 साल हो गए, अभी भी हमारे साथ जो देश स्वतंत्र हुए चाइना जी से आगे कैसे निकल गए? क्योंकि जिस देश में गुणवत्ता हो वो गुणवत्ता ढूंढने का काम सरकार का है, उसको प्रोत्साहन देने का काम सरकार का है। वो कैसे देगी? इसलिए हमने परीक्षाएं रखी है, एजुकेशन सिस्टम रखा है, पर एजुकेशन सिस्टम में ऐसा रिजर्वेशन हो जिससे कम मार्क्स वाला भी आगे चला जाए, तो हम गुणवत्ता का यूज कैसे कर सकते हैं देश के लिए? नहीं कर सकते। कहीं तो भी हम कम पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें सॉल्यूशन ढूंढना। भाई सॉल्यूशन क्या होगा? फिर मैंने आपको बताया कि आपको सर्वे करना पड़ेगा। सही में जो आर्थिक फाइनेंशियली अनस्टेबल है आर्थिक आधार पर, इनको हम कुछ तो भी प्रावधान कर सकते हैं कि इन्हें हम किसी बात में छूट दे दें। शिक्षा में बराबर, उन्हें सिर्फ शिक्षा में छूट होनी चाहिए, नौकरी में नहीं। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, पता है, पर उनको शिक्षा में छूट होनी चाहिए कि आप फाइनेंशियली स्टेबल है, आपका जो एनुअली इनकम इस लिमिट तक है, इसी वजह से आपको शिक्षा में फ्री में कुछ तो भी सहूलत मिलनी चाहिए, बराबर। और जो फाइनेंशियली स्टेबल है उन लोगों को नहीं, अभी नहीं मिलनी चाहिए। अभी प्लेसमेंट कैसा हो? प्लेसमेंट गुणवत्ता के आधार पर ही होना चाहिए। जेईई और नीट का प्लेसमेंट गुणवत्ता के आधार पर ही होना चाहिए। जिसकी जैसी गुणवत्ता हो उसको वैसा प्लेसमेंट मिलना चाहिए। अगर वो आर्थिक आधार पे वीकर है, सही में आर्थिक आधार पे वीकर है, तो उससे हम भी कम ले सकते हैं, बराबर। अब कुछ लोग कहेंगे कि कुछ लोग इतने फाइनेंशियल अनस्टेबल होते हैं कि उनको 2 वक्त की रोटी खाने को नहीं मिलती, वो किताबें खरीद नहीं सकते, पर वो स्टडी करके थोड़े से मार्क्स लाते हैं। पर उनको मुख्य प्रवाह में लाने के लिए हमें उनको कुछ तो भी आरक्षण देना चाहिए। हाँ, देना चाहिए, मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ। इसलिए तो मैंने कहा सर्वे करो। सर्वे में हमें पता चल जाएगा कि सही में किन लोगों को आरक्षण की जरूरत है। फिर ऐसे लोगों को हम क्या करेंगे, एक स्पेशल कैटेगरी में डाल सकते हैं। जैसे हमने आदिवासी को डाल दिया स्पेशल कैटेगरी में, और उसी स्पेशल कैटेगरी से हम कुछ सीटें उनके लिए रख सकते हैं, बराबर, रख सकते हैं। ऐसा हम कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी हो वो गुणवत्ता के आधार पर होगा। जो ज़्यादा मार्क्स लाएगा वो आगे जाएगा। ये शिक्षा में कह रहा हूँ मैं। पर अभी शिक्षा हो जाने के बाद नौकरी मिलने का सवाल आएगा, तब मैं आपको बता रहा हूँ उस पर सिर्फ गुणवत्ता के आधार पर हमें नौकरी मिलनी चाहिए। ये सब क्यों कह रहा हूँ मैं? सिर्फ स्पेशल कैटेगरी छोड़ दिया कि जिसमें मुख्य प्रवाह में लाने के लिए आदिवासी हो गया वगैरह, ठीक है। नहीं तो जो फाइनेंशियली अनस्टेबल है, बहुत ही वीकर है, वो छोड़ दिया, तो नौकरियों में भी हमें गुणवत्ता के आधार पर नौकरी देना चाहिए। क्योंकि हर बच्चा सेम मेहनत करता है ऐसा नहीं। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, अच्छे अंक मार्क्स उनको मिल जाते हैं, पर क्या होता है कि रिजर्वेशन में वो बैठते नहीं, बराबर मेरिट में वो बैठते नहीं और वो चले जाते, पर उनसे कम मार्क्स वाले आगे निकल जाते। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। तो कुछ तो भी बदलाव हमें लाना होगा, और बदलाव लाने की भी जरूरत है। क्योंकि आरक्षण हमारे देश को लगी हुई एक कीड़ के जैसा हो गया है। पहले वो अच्छा था। कब तक अच्छा था? जब तक सही में लोगों में को जरूरत थी। पर आज ऐसे भी लोग उसका फायदा ले रहे हैं जो स्टेबल है, और ऐसे लोग कहीं तो भी पीछे रह रहे हैं जो अच्छे मार्क्स लाकर भी रिजर्वेशन की वजह से पीछे रह जाते हैं, और कुछ बच्चे आगे चले जाते हैं। जिनको जरूरत नहीं वो ले रहे हैं, वो छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। पर सरकार को इस पर कुछ तो भी उपाय योजना करनी पड़ेगी, और ये बहुत जरूरी भी है। आरक्षण के विषय पर बोलना अभी जरूरी है। मैंने आपको बताया कि सही में ऐसे भी कुछ वर्ग है
ऐसे भी कुछ पिछड़े हुए लोग हैं, सही में उनको ज़रूरत है, उनको तो हमें मुख्य प्रवाह में लाने के लिए उनका आरक्षण देना पड़ेगा। और जातियां ख़त्म नहीं होगी भाई, अभी तो मुमकिन ही नहीं है। लगता है हो कि जातियां ख़त्म हो जानी चाहिए, पर अभी नहीं हो सकता। और आप बोलोगे कि अभी जातियां ही नहीं ख़त्म होगी तो आरक्षण ख़त्म कर रहे हो। आरक्षण ख़त्म करने की ज़रूरत है, वो ख़त्म नहीं होगा, पर उस पर हमें कुछ तो भी चर्चा करनी चाहिए, उस पर भी कुछ तो भी बदलाव करने चाहिए, उस पर कुछ तो भी सॉल्यूशन हमें ढूंढना चाहिए, और तभी हम ऐसा कर सकते हैं। और देश को आगे ले जाना होगा तो हमें ये कदम उठाना पड़ेगा। अभी नहीं उठाया, अभी आप 2020 का सपना देख रहे थे कि 2020 में हम महासत्ता बन जाएंगे, पर कोरोना आ गया। अभी भी हम महासत्ता नहीं बने हैं। अभी हमने 2047 का सपना रखा है, 2047 तक हम महासत्ता बन जाएंगे। पर ये 20 सालों में अगर हमें महासत्ता बनना है तो हमें हमारे इंडिया में जो टैलेंट है वो ढूंढना पड़ेगा। वो ढूंढना होगा तो आरक्षण जैसी जो चीज़ है उसे कहीं तो भी हमें उसमें सुधार लाना पड़ेगा। तो इतना मैं आपके सामने कुछ मेरे विचार रख चुका हूँ। अगर आपको वो विचार पसंद आए तो सही में वीडियो को लाइक कर दे, उसे शेयर करे, उस पर कमेंट करे। हमको हमारे विचारों में कुछ त्रुटि है तो आप हमें बता सकते हैं। और देश को आगे ले जाने के लिए हम सबको प्रयास करना है। चलो, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।